आज की क्लास में हम लोग बच्चों पढ़ेंगे ट्रेंगल का एपिसोड 2। ठीक है। तो मैंने ट्रेंगल एपिसोड 1 लास्ट क्लास में पढ़ाया था। तो उसमें मैंने डिस्कस किया था एग्जिस्टेंस ऑफ ट्रेंगल क्या होता है, ट्रेंगल का अस्तित्व कैसे डिफाइन करते हैं, कोई भी ट्रेंगल बनेगा कैसे। उसके बाद मैंने ट्रेंगल का एरिया डिस्कस किया था, पेरीमीटर ऑफ ट्रेंगल मैंने डिस्कस किया था। उसके साथ साथ मैंने सिमिलरिटी का कंसेप्ट बताया था। और मैंने ट्रेंगल के टाइप्स को डिस्कस किया था कि उसके एंगल के बेस पर और साइड के बेस में कितने भाग में हम बांटते हैं। ठीक है। और मैंने मीडियंस भी डिस्कस कर दिया है। मैंने क्या बोलते हैं, एंगल बाई सेक्टर भी मैंने डिस्कस कर दिया है। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेंटर्स किसी भी ट्रायंगल में। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बाबू। ये ज़्यादा ये हो गया ना, स्टीफ हो गया। ठीक है चलो। सेंटर्स ऑफ ए ट्रायंगल, पहला होता है बाबू सेंट्रोइड। इसको बोलते हैं केंद्रक। ठीक है। क्लियर है। केंद्रक क्या होता है? माध्यिकाओं किसी भी ट्रायंगल के जो माध्यिकाएं होती हैं, ठीक है, उनका मीटिंग पॉइंट होता है, यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल। क्लियर है। तो इसको हम अगर डेफिनेशन लिखना हुआ एक लाइन में लिख सकते हो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल, यानी किसी भी त्रिभुज की जो माध्यिकाएं होती है, जिस पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, वही उसका केंद्रक होता है। क्लियर है। जैसे मान लो मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया एबीसी। ठीक है बाबू। क्लियर है। अब देखो मैं क्या करूंगा कि पहले पॉइंट ए से बीसी पर एक मीडियन ड्रॉ करूंगा। क्लियर है। एडी। पॉइंट बी से एसी पर मैं एक मीडियन ड्रॉ करूंगा बी। पॉइंट सी से ए बी पर मैं एक मीडियन ड्रॉ करूंगा सी एफ। क्लियर है। जिस पॉइंट पर एक दूसरे को कट कर रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं बाबू? सेंट्रोइड। ठीक है। इसको केंद्रक बोलते हैं। क्लियर है। अब देखो ये जो मीडियन एडी है ना बाबू, बीसी को दो बराबर भाग में बांट रहा है। जो ये मीडियन बी है, एसी को भी दो बराबर भाग में बांट रहा है। ये जो मीडियन सी एफ है, ए बी को भी दो बराबर भाग में बांट रहा है। क्लियर है। ये तो इसका डेफिनेशन हो गया। अब इसका प्रैक्टिकल अप्रोच क्या होता है केंद्रक का? तो देखो जो केंद्रक होता है ना बाबू, वो किसी भी मीडियन को 2:1 में बांटता है। जैसे मान लो मैंने ये पॉइंट ओ से डिनोट किया, वो क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस, यानी माध्यिकाओं का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, जहाँ पर एक दूसरे से मिल रही है माध्यिकाएं। तो ये जो पॉइंट ओ होगा बाबू, इस मीडियन को यानी एडी को 2:1 में बांट देगा। क्लियर है। यानी यहाँ से अगर निकालेंगे हम कि ओ ए बाई ओ डी, इसकी वैल्यू क्या होगी बाबू? 2:1। समझ में आ रहा है? यानी जो पॉइंट वो है, वो एडी को 2:1 में बांटेगा, 2:1 में बांट देगा। क्लियर है। तो ओ ए बाई ओ डी क्या होगा? 2:1। ऐसे ही पॉइंट जो ओ है बाबू, यानी जो सेंट्रोइड है, सी एफ को भी 2:1 में बांटेगा। तो यहाँ से हम ओ सी बाई ओ एफ निकालेंगे। ठीक है। ओ सी बाई ओ एफ की वैल्यू क्या होगी बाबू? 2:1। क्लियर है। ऐसे ही जो पॉइंट ओ होगा, यानी जो सेंट्रोइड होगा, वो आपका बी को भी 2:1 में बांट देगा। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे बाबू? ओ बी बाई ओ ई, इसकी वैल्यू क्या होगा? 2:1। ठीक है। ये तो बेसिक है। यानी किसी भी ट्रायंगल का जो सेंट्रोइड होता है, उसके माध्यिका को 2:1 में बांटता है। क्लियर है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखो एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं। जो किसी भी ट्रायंगल का जो सेंट्रोइड होता है, जो केंद्रक होता है, वो किसी भी ट्रायंगल के एरिया को 3 बराबर भागों में बांटता है। ठीक है। देखो क्या होता है। जैसे यहाँ दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। यहाँ दिखाई देगा ना? मैं इरेज कर देता हूँ, क्या दिक्कत है? ये तो रिकॉर्डेड आपको मिलेगा, अदरवाइज आप नोट कर ही रहे हो। क्या हो गया? देखो अगर मान लो बाबू ये ट्रायंगल एबीसी है, ठीक है, क्या है बाबू? ट्रायंगल एबीसी है। तो जो ये सेंट्रोइड होगा ना,
जो इसका मान लो केंद्रक है ओ, ठीक है। ये केंद्रक से मान लो मैंने 3 अलग अलग ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया इसी के अंदर। मैंने ओ ए को ज्वाइन कर दिया, ओ बी को ज्वाइन कर दिया और ओ सी को मैंने ज्वाइन कर दिया। ओ इस पॉइंट, इस ट्रायंगल का जो ओ है बाबू, ये क्या है? केंद्रक है। तो ये जो केंद्रक होगा ना, जो सेंट्रोइड होगा, वो इस ट्रायंगल के क्षेत्रफल को, इस ट्रायंगल के एरिया को 3 बराबर भागों में बांट देगा। यानी जितना एरिया होगा ट्रायंगल ए ओ बी का, उतना ही एरिया होगा ट्रायंगल ए ओ सी का, उतना ही एरिया होगा ट्रायंगल बी ओ सी का। क्लियर है? यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है बाबू? ए ओ बी है बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ सी। ठीक है, क्लियर है ना? यानी किसी भी ट्रायंगल का जो सेंट्रॉइड होता है, उस ट्रायंगल के एरिया को 3 बराबर भाग में बांट देता है। आपको पता, ये याद रखना होगा। इससे चूंकि कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर अगर ये बेसिक आपको पता होगा तो आगे जब हम क्वेश्चन कराएंगे तो ये सारी प्रॉपर्टी काम आएगी। ठीक है, तो इसके साथ हम लोग अब डिस्कस करेंगे नेक्स्ट जो हमारा है इन सेंटर। ठीक है, देखो इन सेंटर को हिंदी में क्या बोलते हैं? अंतः केंद्र। कुछ देर पहले मैंने आपको या लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस करा था आपको, क्या एंगल बाइसेक्टर क्या होता है। ठीक है, तो जो एंगल बाइसेक्टर होता है बाबू, किसी भी कोण को 2 बराबर भाग में बांटता है। तो किसी भी ट्रायंगल में कितने इंटरनल एंगल बाइसेक्टर होते हैं? 3 होते हैं। तो जिस पॉइंट पर तीनों मीट करते हैं वही उस ट्रायंगल का इन सेंटर होता है, वही उसका अंतः केंद्र होता है। जैसे मान लो मैंने कोई एक ट्रायंगल ड्रॉ किया बाबू ए बी सी, थोड़ा सा इधर ध्यान दो। ठीक है, सामने देखो, मैंने क्या किया कि एंगल ए का इंटरनल एंगल मैंने बाइसेक्टर ड्रॉ किया। तो इसका जो बाइसेक्टर होगा बाबू, यहाँ पर बी सी को डी पे टच कर रहा है। पॉइंट बी से मैंने एंगल बी का बाइसेक्टर ड्रॉ किया जो कि ए सी को पॉइंट टी पे टच कर रहा है। और मैंने पॉइंट सी से मैंने ए बी पर एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया जो कि पॉइंट ए पे मिल रहा है। ठीक है, अब देखो ए डी जो है बाबू, ये एंगल ए का बाइसेक्टर है। मैंने इस कोण ए का जो कोण समद्विभाजक क्या है बाबू, ए डी है। आपका बी जो है वो एंगल बी का एंगल बाइसेक्टर है। ये आपका सी एफ जो है एंगल सी का एंगल बाइसेक्टर है। क्लियर है? अब जो ये जो मीटिंग पॉइंट होगा ना बाबू, इसी को बोलते हैं इन सेंटर। ठीक है, समझ में आ रहा है इन सेंटर क्या होता है? अब देखो, ये बेसिकली, अब ये तो इसका डेफिनेशन हो गया, लेकिन इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या होता है या फिर प्रैक्टिकल इसका अप्रोच क्या होता है? तो देखो, किसी भी ट्रायंगल का जो इन सेंटर होता है ना बाबू, वो प्रत्येक साइड से उसकी दूरी बराबर होता है। यानी जो इन सेंटर होता है, इट इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ईच साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। यानी प्रत्येक साइड का, यानी प्रत्येक किसी भी ट्रायंगल की जो प्रत्येक भुजाएं होती है उससे समान दूरी पर स्थित होता है। यानी कहने का मतलब ओ डी का डिस्टेंस बराबर ओ एफ का डिस्टेंस बराबर ओ ई का डिस्टेंस आपस में बराबर होगा। यानी ओ डी बराबर ओ एफ बराबर ओ ई। समझ में आ रहा है? यानी किसी भी ट्रायंगल का जो इन सेंटर होता है वो उस ट्रायंगल के प्रत्येक साइड से इक्वी डिस्टेंट होता है, यानी समान दूरी पर खड़ा होता है, समान दूरी पर लाई करता है। ठीक है, तो मैंने यहां पर क्या बता दिया बाबू कि ठीक है, ओ डी इज इक्वल टू ओ ई इज इक्वल टू ओ एफ। ठीक है, मैंने लास्ट क्लास में भी इन सेंटर पढ़ाया था, आप देख रहे हो उससे कुछ अलग ही इसमें पढ़ा रहे हैं। यानी जो जो प्रॉपर्टी मैंने वहाँ डिस्कस नहीं किया था अभी कुछ देर पहले, मैं उसको यहाँ पर करा रहा हूँ। ठीक है, तो इन सेंटर क्या होता है बाबू? द मीटिंग पॉइंट ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, यानी आंतरिक कोण समद्विभाजक जहां पर किसी भी ट्रायंगल के एक दूसरे को कट करते हैं वही उसका अंतः केंद्र होता है। ठीक है, अब देखो, जो अंतः केंद्र होता है किसी भी ट्रायंगल का, उस ट्रायंगल के प्रत्येक साइड से बराबर दूरी पर खड़ा होता है, यानी बराबर दूरी पर लाई करता है, बराबर दूरी पर स्थित होता है। ठीक है, यानी अगर मैं बात करूं कि इस ट्रायंगल ए बी सी का ओ इसका अगर यदि इन सेंटर होगा, तो BC से इन सेंटर की जो दूरी होगा वही AB से भी दूरी होगी, वही आपका CF से भी दूरी होगी। ठीक है, CF नहीं, AC से भी दूरी होगी। यानी कहने का मतलब यहाँ से OD बराबर OF बराबर OE। क्लियर है? ये समान दूरी पर खड़ा होता है।
इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे सरकम सेंटर क्या होता है। उससे पहले कुछ और भी प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं। देखो, अगर मान लो एंगल बी ओ सी की वैल्यू जो होगी बाबू, एंगल बी ओ सी की वैल्यू होती है एंगल 90 प्लस एंगल ए बाई 2। क्लियर है। अगर मान लो हमें एंगल बी ओ सी की वैल्यू निकाली है, यानी जो भी एंगल बन रहा है आपका इन सेंटर पर, अंतः केंद्र पर जो भी एंगल बन रहा है, तो एंगल बी ओ सी की जो वैल्यू होती है बाबू, ये होती है आपका 90 प्लस ए बाई 2। क्लियर है। और इसके बाद क्या हुआ, समझ में आ रहा है ना। ऐसे ही अगर मान लो हमें निकालना होगा ए ओ बी की वैल्यू, मान लो एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी, ये क्या होगा बाबू, 90 प्लस ए, क्या निकाल रहे हैं हम, ए ओ बी, ये निकाल रहे हैं ना, 90 प्लस एंगल सी बाई 2। उसके ठीक सामने वाला जो शीर्ष एंगल होता है, वर्टेक्स एंगल होता है, उसका आधा 90 में जोड़ देते हैं। ठीक है। अगर मान लो हमें निकालना है एंगल ए ओ सी, यहाँ दिखेगा ना एंगल ए ओ सी, ये होगा बाबू 90 प्लस एंगल कितना आ रहा है, बी बाई 2 ना, बी बाई 2। इन सेंटर में इतना ही जानना है, ये बेसिक प्रॉपर्टी है इन सेंटर का। अगर आपको इतना पता होगा तो बाकी आप क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर लोगे। तो यदि नेक्स्ट हमारा जो क्लास होगा उसमें मैं सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा ट्रायंगल का, जो भी पिछले 2-3 वर्षों में परीक्षाएं में सवाल पूछे गए हैं, और मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं किस तरह से कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। और इसको आप बार बार रिवाइज करके आना, नोट्स बना ही रहो, ये वीडियो आपको मिल ही जाएगा, और उसके बाद से मैं उसी बेस पे सारा क्वेश्चन करा दूंगा। ठीक है। फिर मैं क्या डिस्कस करूंगा बाबू, देखो, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे बाबू सरकम सेंटर। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, परिकेंद्र। अच्छा, एक चीज़ और बताना मैं भूल गया इन सेंटर में। देखो, जैसे यहाँ पर मैं बता देता हूँ पहले। अगर कोई भी ट्रेंगल है ना बाबू, दिखाई दे रहा है ना ट्रेंगल ए बी सी, क्लियर है। अगर इसका जो इन सेंटर मान लो मैंने वो ले लिया, ठीक है, तो जो भी इस ट्रेंगल के अंदर में सर्कल बनेगा, उस सर्कल का ये केंद्र होगा। ठीक है। मैंने मान लो इस ट्रेंगल के अंदर में एक सर्कल ड्रॉ किया, उसका केंद्र क्या होगा बाबू, वो होगा। इसको अंतः केंद्र बोलते हैं, इन सेंटर बोलते हैं। ठीक है। और चूंकि पॉइंट ओ से जो भी बी सी का लेंथ होगा, ठीक है, ये क्या होगा बाबू, इन रेडियस होगा। क्लियर है। और ये आपको पता है ना, यहाँ पर परपेंडिकुलर होगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ये भी आर होगा, ये भी आर होगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना। यानी अगर मैं इस ट्रायंगल का इन सेंटर बोलूँ पॉइंट ओ है, तो जो भी ट्रायंगल के अंदर में हम अगर इन सर्कल ड्रॉ करेंगे, जो भी मैं ब्रीथ ड्रॉ करूँगा, जो भी ब्रीथ खींचूंगा, उसका जो केंद्र होगा वही उसका इन सेंटर होगा। ठीक है। और जो भी इस केंद्र की जो भी साइड से दूरी होगी, वो क्या होगा बाबू, इसका इन रेडियस होगा। इसको अंतः त्रिज्या बोलते हैं हिंदी में। क्लियर है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे सरकम सेंटर क्या होता है। तो बहुत बाबू, ये होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर। इसका डेफिनेशन होता है इंग्लिश में, मैं हिंदी में समझा देता हूँ क्या होता है। क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ देखो, अब ये क्या होता है कि भाई परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर क्या होता है। तो मान लो मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया है, यहाँ पर यही ड्रॉ कर देता हूँ, दिखाई दे रहा है ना, ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है बाबू। अब मैं क्या करूँगा, पॉइंट ए से बी सी का बी सी पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा, एक लंब ड्रॉ करूँगा। पॉइंट ए से बी सी पर मैं एक लंब ड्रॉ करूँगा। ठीक है। मान लो मैंने इसको ए डी ले लिया। ठीक है।
इसी तरह से मैं क्या करूँगा बाबू, पॉइंट बी से AC पर मैं एक लंब ड्रॉ करूँगा, बी, क्लियर है। और मैं पॉइंट सी से AB पर मैं एक लंब ड्रॉ करूँगा, CF, ठीक है बाबू। अब देखो ये क्या है, परपेंडिकुलर साइड बाई सेक्टर, यानी कहने का मतलब जो AD है BC पर लंब भी है और BC को दो बराबर भाग में बांट भी रहा है, ठीक है। यानी BD की बराबर CD, ठीक है। यहाँ से A इज इक्वल टू EC और यहाँ से AF इज इक्वल टू FB, क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो ये जो मीटिंग पॉइंट होता है ना, इसी को बोलते हैं सर्कम सेंटर। इसको क्या बोलते हैं बाबू, सर्कम सेंटर, क्लियर है। यानी सर्कम सेंटर जो होता है किसी भी ट्रायंगल का, वो मीटिंग पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर साइड बाई सेक्टर होता है। यानी किसी भी त्रिभुज का जो लंब समद्विभाजक होता है, भुजाओं का लंब समद्विभाजक होता है, उसके मीटिंग पॉइंट जो होता है, जिस पॉइंट पर मिलते हैं वही उसका परिकेंद्र होता है, सर्कम सेंटर होता है। अब देखो ये तो इसका डेफिनेशन हो गया। अब इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या होता है, देखो किसी भी ट्रायंगल का जो बाबू सर्कम सेंटर होता है ना, वो प्रत्येक कोना से बराबर दूरी पर होता है, ठीक है। जैसे मान लो ये जो सर्कम सेंटर वो है, ठीक है बाबू, तो किसी भी ट्रायंगल का जो परिकेंद्र होता है वो प्रत्येक वर्टाइसेस से, प्रत्येक कोने से उसकी दूरी बराबर होती है। यानी कहने का मतलब OA बराबर OB बराबर OC, ठीक है। यहां से हम लिख सकते हैं कि OA बराबर OB बराबर OC, क्लियर है। यानी किसी भी ट्रायंगल का जो सर्कम सेंटर होता है, इट इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ईच वर्टाइसेस ऑफ ए ट्रायंगल। किसी भी त्रिभुज का जो प्रत्येक शीर्ष होते हैं उससे समान दूरी पर वो स्थित होता है। जैसे मान लो ट्रायंगल ABC है, तो अगर पॉइंट O इस ट्रायंगल का सर्कम सेंटर है, इसका परिकेंद्र है, तो ये बराबर दूरी पर खड़ा होगा, बराबर दूरी पर स्थित होगा। यानी पॉइंट O से शीर्ष A की दूरी बराबर पॉइंट O से शीर्ष B की दूरी बराबर पॉइंट O से शीर्ष C की दूरी। यानी OA बराबर OB बराबर OC, क्लियर है, बेसिक प्रॉपर्टी है। और इसके साथ साथ एक एंगल होता है। देखो अगर मान लो हमें निकालना है कि एंगल BOC की वैल्यू क्या होगी, यहाँ दिखाई देगा, यहाँ पर दिखाई देगा ना। देखो एंगल BOC, एंगल BOC की वैल्यू क्या होगा बाबू, 2 टाइम्स एंगल है। यानी कहने का मतलब जो भी सर्कम सेंटर पर एंगल बनता है, परिकेंद्र पर जो भी कोण बनता है, वो शीर्ष के कोण का दुगना होता है। सामने वाला जो शीर्ष है, सामने वाला जो वर्टेक्स है, उसका दुगना होता है। अगर मान लो यहाँ से BOC निकालना होगा, इस एंगल की वैल्यू निकालना होगा, तो ये एक दुगना हो जाएगा। अगर ऐसे ही मान लो मुझे एंगल AOB निकालना होगा, एंगल AOB बताओ क्या होगा बाबू, कहाँ है एंगल AOB, C के दुगना होगा ना, सामने शीर्ष C है उसके वर्टेक्स, 2 टाइम्स एंगल C, क्लियर है। अगर मान लो हमें निकालना होगा एंगल AOC, क्या होगा बाबू, 2 टाइम्स एंगल B, क्लियर है। इतना ही, हाँ कहाँ पे, अच्छा अच्छा, हाँ हाँ ठीक है। तो सर्कम सेंटर में बस आपको इतना ही जानना है। सर्कम सेंटर होता क्या है, तो सर्कम सेंटर होता है किसी भी ट्रायंगल का जो परपेंडिकुलर साइड बाई सेक्टर होते हैं, यानी लंब समद्विभाजक होते हैं, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जिस पॉइंट पर एक दूसरे को कट करते हैं, वही उस त्रिभुज का सर्कम सेंटर होता है, क्लियर है। इसके साथ साथ मैंने ये बताया कि परिकेंद्र जो होता है बाबू, वो प्रत्येक शीर्ष से बराबर दूरी पर स्थित होता है। यानी किसी भी ट्रायंगल का यदि जो सर्कम सेंटर होता है, वो प्रत्येक वर्टेक्स से, प्रत्येक शीर्ष से उसकी दूरी समान होती है। जैसे मैंने मान लिया यहाँ पर पॉइंट O इस ट्रायंगल का सर्कम सेंटर है, तो इसका जो शीर्ष A से दूरी होगा वही शीर्ष B से दूरी होगा, वही शीर्ष C से दूरी होगा, क्लियर है। यानी इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ईच वर्टाइसेस ऑफ ए ट्रायंगल, किसी भी त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष से बराबर दूरी पे स्थित होता है, क्लियर है। दूसरा बात मैंने ये बताया कि जो भी एंगल फॉर्म होता है परिकेंद्र पर, वो क्या होता है, तो सामने वाला जो शीर्ष एंगल होता है उसका दुगना होता है। अगर मान लो हमें एंगल BOC निकालना है तो 2 टाइम्स एंगल A हो जाएगा। हमें अगर एंगल AOB निकालना है तो 2 टाइम्स एंगल C हो जाएगा। अगर मान लो हमें एंगल AOC निकालना है तो 2 टाइम्स एंगल B हो जाएगा, क्लियर है, दिक्कत नहीं है ना, समझ में आ रहा है ना। चलो ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, ऑर्थो सेंटर क्या होता है। मैंने आपका सेंट्रॉइड डिस्कस कर दिया, इन सेंटर, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर डिस्कस करूंगा। इसके बाद आपका एक लास्ट होता है एक्स सेंटर। ट्रायंगल का आज भी 20% सवाल यहीं से आता है।
आप मैक्सिमम पेपर में देने जाओगे तो ये डायरेक्ट, अगर ये आप प्रॉपर्टी रट के चले जाओगे ना, ये अगर फॉर्मूला आपको याद रहेगा तो डायरेक्ट क्वेश्चन जैसे दे देगा कि एंगल ए की वैल्यू ए है, मान लो 60 डिग्री है, तो आपको देगा कि एंगल बी ओ सी की वैल्यू क्या होगी यदि ओ इस पॉइंट इस सर्कल का सरकम सेंटर है, तो 120 डिग्री दुगना कर देंगे। क्लियर है? देखो, इसके साथ हम लोग डिस्कस करेंगे बाबू ऑर्थो सेंटर क्या होता है, यानी लंब केंद्र क्या होता है। इसको बाबू बोलते हैं हिंदी में लंब केंद्र। ठीक है, देखो जो ऑर्थो सेंटर होता है ना, ये होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स ऑफ ए ट्रायंगल, यानी किसी भी त्रिभुज का जो लंब ड्रॉ करते हैं उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जिस पॉइंट पे एक दूसरे से मिलते हैं वही उसका लंब केंद्र होता है। इसको समझ लो, देखो क्या होता है। जैसे मान लो मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया बाबू, ट्रायंगल एबीसी। आप देखो यहाँ ध्यान दो, मैंने पॉइंट ए से बीसी पर एक लंब ड्रॉ किया, मैंने एक पॉइंट ए से बीसी पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। इस बार देखो ये लंब बीसी को बांट नहीं रहा है दो बराबर भाग में, ये सिर्फ इस पे लंब है, यानी ये हाइट है इसका। ठीक है, यानी इस ट्रायंगल का ये हाइट है। क्लियर है? अब देखो पॉइंट बी से मैं यहाँ पर एसी पे भी एक लंब ड्रॉ किया बी, ये भी इस ट्रायंगल का हाइट है। ये परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर नहीं है, यानी जो बी है बाबू ये एसी को दो बराबर भाग में नहीं बांट रहा है, बल्कि बी एसी पर लंब है। ठीक है, मैंने यहाँ पर एक ड्रॉ किया सी से, मैंने ए बी पर एक लंब ड्रॉ किया सी एफ, जो कि परपेंडिकुलर है। अब जिस पॉइंट पर ये मीट करेंगे ना, जिस पॉइंट पर ये एक दूसरे को टच करेंगे, वही इस ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर होता है। इसको लंब केंद्र बोलते हैं। इसी पॉइंट को बाबू हम लोग बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। तो क्या हुआ, लंब केंद्र क्या होता है, तो किसी भी त्रिभुज का जो हाइट होता है यानी एल्टीट्यूड होता है, ऊंचाई होता है, उसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है वही आपका लंब केंद्र होता है, वही आपका ऑर्थो सेंटर होता है। क्लियर है? इसमें दिक्कत नहीं है ना। इसमें एक बेसिक और आप सीख लो कि अगर मान लो यहाँ पर एंगल ए बन रहा है, ठीक है, तो एंगल बी ओ सी की वैल्यू क्या होगी। तब बाबू एंगल बी ओ सी की जो वैल्यू होती है ना, होता है 180 माइनस एंगल ए। क्लियर है? जो एंगल बी ओ सी होता है, यदि देखो पॉइंट ओ इस ट्रायंगल का यदि ऑर्थो सेंटर है यानी लंब केंद्र है, तो एंगल बी ओ सी की वैल्यू 180 माइनस ए के बराबर होती है। ऐसे ही अगर मान लो हमें क्या निकालना है बाबू, एंगल ए ओ बी, क्या होगा बताओ तो। 180 माइनस, देखो ए ओ बी के सामने वाला कौन सा है, ए ओ बी के सामने क्या है, सी है, एंगल सी। क्लियर है? ऐसे ही अगर मान लो हमें एंगल निकालना है एंगल ए ओ सी, ये क्या होगा 180 माइनस एंगल बी। क्लियर है? देखो ये आपको रटना नहीं है, अगर आप 2-3 बार वीडियोस को जाके पॉज करके देखोगे ना, और अगर आप नोट्स को रिवाइज करोगे तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। हम थोड़ी ना रटे, हमको ऐसी, अगर आप प्रैक्टिस कराएंगे ना, जब अगली क्लास में हम क्वेश्चन कराएंगे तो उसमें आपको ये सारा रटा देंगे क्लास में ही, क्योंकि क्वेश्चन के साथ साथ हम कंसेप्ट, ये कंसेप्ट बताया था मैंने, इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन है, आपको याद हो जाएगा। देखो क्या होता है, पैटर्न को देखना होता है। अगर मान लो बी ओ सी की वैल्यू निकालनी है तो हमको याद रखना है कि ऑर्थो सेंटर में 180 में से घट रहा है। अब 180 में से क्या घटेगा, सामने वाला शीर्ष एंगल, सामने वाला वर्टेक्स एंगल। अगर मान लो हमको एंगल ए ओ बी की वैल्यू निकालनी है तो 180 में से एंगल सी घटेगा। अगर मान लो हमें एंगल बी ओ सी की वैल्यू निकालनी है, सॉरी ए ओ सी की वैल्यू निकालनी है तो 180 में से एंगल बी घटेगा। क्लियर है? तो ऑर्थो सेंटर में बस इतना ही आपको जानना है। मैं इतना ही करा रहा हूँ जितना आपके पेपर के लिए सफिशियंट है। ठीक है, जितना पैटर्न, चूँकि क्या है ना कि हमको आपको स्कॉलर नहीं बनाना है, आपको विद्वान नहीं बनाना है, बल्कि आपको नौकरी दिलाना है। ठीक है, तो क्या है कि हम लोग का बिहार यूपी में एक कॉमन प्रॉब्लम है, एक कॉमन बीमारी है हम लोग के अंदर, कि हम लोग स्कॉलर बनने के पीछे ज़्यादा भागते हैं, सिलेक्शन के पीछे कम भागते हैं। अगर टीचर बोलेगा कि ये चीज़ आपको नहीं पढ़ना है, आपके पेपर में नहीं आ रहा है, बच्चा बोलता है कि लग रहा है टीचर को समझ में नहीं आ रहा, हमको यही पढ़ना चाहिए। आज अगर यूपी हरियाणा और दिल्ली में जाओगे ना, तो अगर टीचर बोलेगा कि ये सवाल नहीं पढ़ना है, उसको उसी समय वो कट कर देगा, बोला कि दिमाग हमको वहाँ खर्चा ही नहीं करना है, फालतू को नहीं आएगा, तो हमें वही पढ़ना है जो कि पेपर में आएगा। अब बोलो टीचर को कैसे पता है कि यही आएगा, भाई पेपर थोड़ी डिसाइड कर रहा है टीचर, नहीं। जो टीचर 7-8 साल से पढ़ा रहा है, 5 साल 4 साल से पढ़ा रहा है, उसको पेपर का ट्रेंड का पता चल गया है कि लास्ट 4-5 साल में क्या सवाल पूछा जा रहा है,
तो उसको पता हो रहा है, और ये चीज़ आपको भी पता चल जाएगा। अगर मान लो आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस कंसेप्ट से कितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, एक होता है बाबू एक सेंटर, बाह्य केंद्र, उससे कम सवाल पूछे जाते हैं लेकिन जनरली सीजीएल में सवाल पूछे जाते हैं, इसको बोलते हैं एक सेंटर। इसको बाबू बोलते हैं बाह्य केंद्र। क्लियर है? देखो ये होता है ना बाबू, इसका डेफिनेशन देखो, मैं इसको फिगर से ही समझा रहा हूँ, आपको समझ में आएगा। जैसे मान लो मैंने कोई एक ट्रायंगल ड्रॉ किया बाबू, ट्रायंगल एबीसी, ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? सब कुछ समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर दिक्कत हो तो साथ साथ पूछते चलना है। ठीक है, देखो अगर मैं क्या है कि मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया एबीसी। अब देखो जो एंगल ए है ना बाबू, इसका मैं इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, और इसको मैं आगे बढ़ा दे रहा हूँ। क्लियर है? मैंने क्या किया बाबू कि एंगल ए का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया, यानी जो कोण ए है इसका अंतः कोण समद्विभाजक मैंने ड्रॉ किया। यानी जो ये बाबू मैंने सपोज दैट इसको मैं क्या ले लूँ, इसको एडी ले लेता हूँ। जो ये एडी लाइन सेगमेंट है ये कोण ए का आंतरिक कोण समद्विभाजक है। ठीक है, अब देखो मैं क्या करूँगा, पहले बी ए बी को थोड़ा एक्सटेंड कर दूंगा, थोड़ा सा इधर बढ़ा दूंगा, ए सी को भी मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूंगा, थोड़ा सा इधर बढ़ा दूंगा। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा बाबू, मान लो इसको क्या आप ले लो ए बी सी, इसको ई मान लो और इसको एफ मान लो। ठीक है, अब देखो इसको आप ओ मान लो। ठीक है बाबू, अब मैं क्या करूँगा, एंगल ओ बी ई इसका मैं कोण समद्विभाजक ड्रॉ करूँगा। मान लो इसका कोण समद्विभाजक यहाँ पर कट कर रहा है। ठीक है बाबू, और उसके बाद मैं क्या करूँगा कि एंगल ओ सी एफ इसका भी मैं कोण समद्विभाजक ड्रॉ करूँगा। मान लो इसका जो कोण समद्विभाजक है बाबू यहाँ पर कट कर रहा है। अब देखो इसमें होता क्या है ना कि देखो किसी भी ट्रायंगल का किसी भी दो साइड को आप एक्सटेंड कर दो, किसी भी दो साइड को बढ़ा दो, उसका एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करो, बाह्य केंद्र बाह्य कोण समद्विभाजक। जैसे मैंने क्या किया बाबू कि ए बी को एक्सटेंड किया ई तक, और जो इसका एक्सटीरियर एंगल बन रहा है यानी बाह्य कोण बन रहा है उसका मैंने कोण समद्विभाजक ड्रॉ किया और उसको मैंने आगे बढ़ाया। उसके बाद मैंने क्या किया बाबू कि ए सी को एक्सटेंड किया, ए सी का मैं एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया और मैं इसको यहाँ पे आगे शिफ्ट किया, आगे प्रोसीड किया। और उसके बाद जो इसके सामने वाला एंगल है, एंगल ए है, उसका इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया, यानी अंतः कोण समद्विभाजक ड्रॉ किया और उसको मैंने आगे बढ़ा दिया। जिस पॉइंट पे ये मिलेगा ना बाबू, मान लो इसी को आप डी मान लो। ठीक है, ये डी इसको मत मानो। ठीक है, इसको मैंने डी मान लिया। जिस पॉइंट पे मिलेगा ना वही इसका क्या होता है बाबू, बाह्य केंद्र होता है, यानी एक्स सेंटर होता है। तो ये जो डी पॉइंट होगा बाबू इसको बोलते हैं एक्स सेंटर, इसको बाह्य केंद्र बोलते हैं। क्लियर है? अब देखो यहाँ भी एक एंगल बनता है, डायरेक्ट सीजीएल में क्वेश्चन पूछा गया था कि एंगल बीओसी की वैल्यू क्या होगी। तो ये बहुत आसान होता है। तो एंगल बीओसी की जो वैल्यू होगी ना बाबू होगी आपका 90 माइनस एंगल ए बाई 2। क्लियर है? जैसे इन सेंटर पर क्या होता है 90 प्लस ए बाई 2 होता है, तो एक्स सेंटर पर क्या होगा 90 माइनस ए बाई 2, इसको याद रखना होगा। यही एक सिंपल सा प्रॉपर्टी है इसका सरकम सेंटर का कि सॉरी एक्स सेंटर का, कि एक्स सेंटर क्या होता है, तो किसी भी ट्रायंगल के दो साइड को आप एक्सटेंड करो, उसके एक्सटीरियर एंगल का एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करो, सामने वाला जो इंटीरियर एंगल है उसका इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करो। जिस पॉइंट पे ओमिट करेंगे वो इस ट्रायंगल का एक्स सेंटर होगा, और जो भी एंगल बनेगा एक्स सेंटर पे सामने वाले शीर्ष कोण का 90 माइनस सामने वाला जो शीर्ष कोण है उसका आधा घटा दो। ठीक है, यानी 90 माइनस एंगल ए बाई 2, जो सामने वाला वर्टेक्स एंगल है तो 90 माइनस एंगल ए बाई 2। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है ना? समझ में आ रहा है सारा? तो ये सेंटर आपका खत्म हो गया। आप प्रीवियस ईयर अगर 10-20 सवाल ट्रायंगल का लगाओगे ना तो कम से कम 2-3 सवाल इसी से मिल जाएगा। हर साल का आप निकाल के देखोगे तो 2-3-4 सवाल इसी से मिल जाएगा। और उसके बाद आपको और भी पढ़ना है। अभी क्या क्या बाकी है, कॉन्ग्रुएंसी बाकी है, सर्वांग समता क्या होता है, तो उसके बाद से ट्रायंगल मैंने ट्रायंगल का एरिया डिस्कस कर ही दिया है, तो आज पहले कॉन्ग्रुएंसी भी पढ़ लो।
कितना देर हुआ है ये रिकॉर्डिंग? कहाँ बाबू? कहाँ हम लम डालें बताओ? अरे नहीं यार, हाँ हाँ, एंगल BDC बनेगा। एंगल BDC होगा बाबू 90 माइनस एंगल A/2। पहली बार गलती हुआ है तो ठीक है, कोई बात नहीं। आप इस चीज़ को नोट कर लेना। एंगल BDC की जो वैल्यू होता है वो 90 माइनस एंगल A/2। ठीक है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है। इसके बाद थोड़ा सा हम लोग कॉन्ग्रुएंसी के ऊपर बात कर लेंगे और उसके बाद हम छोड़ देंगे। ज़्यादा टाइम मैं नहीं लूँगा आप लोग का, बस कॉन्ग्रुएंसी पढ़ा के और आज ट्रायंगल ख़त्म ही हो जाएगा ऑलमोस्ट, क्योंकि यह लास्ट यही बचा हुआ था। इसके पहले मैंने मीडियंस का लेंथ और एंगल बाइसेक्टर थ्योरम सब कुछ पढ़ा ही दिया है। क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम है? आगे बढ़े। देखो, इसमें ज़्यादा आपको ध्यान नहीं रखना है। इसका बेसिक प्रॉपर्टी होता है कॉन्ग्रुएंसी का, इसको बोलते हैं सर्वांग-सामता। हिंदी में आप पढ़े होंगे क्लास 9th में। सर्वांगसम क्या होता है? कोई भी त्रिभुज सर्वांगसम होगा तो उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, क्या कंडीशन होता है सर्वांगसमता का। तो देखो, पहले मान लो, सुनो इधर इधर, मेरा 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 बात सुनो। तो पहले देखो, जैसे मान लो मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया ABC, ठीक है बाबू। अब मैंने कोई दूसरा ट्रायंगल ड्रॉ किया PQR। मान लो दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, आपस में सर्वांगसम है, ठीक है। यदि दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आपस में बराबर होगा। यानी AB बराबर क्या होगा बाबू? PQ। AC बराबर क्या होगा? PR। और यहाँ पर BC बराबर क्या होगा बाबू? QR। ठीक है। एंगल A बराबर क्या होगा? एंगल P। एंगल B बराबर क्या होगा? एंगल Q। एंगल C बराबर क्या होगा? एंगल R। क्लियर है? बेसिक प्रॉपर्टी है कॉन्ग्रुएंसी का। अब देखो, कंडीशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी के ऊपर हम लोग बात करेंगे कि भाई कोई भी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा तो उसका क्या शर्त होगा, क्या उसका कंडीशन होगा। तो इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो, कंडीशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, तो इसके टोटल 4 कंडीशन होते हैं कॉन्ग्रुएंसी का। पहला होता है साइड 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 रूल, ठीक है, इसको SSS रूल बोलते हैं। देखो, इसमें क्या होता है ना, मान लो जैसे दो ट्रायंगल दिया है बाबू, आपका ट्रायंगल ABC और यहाँ पर ट्रायंगल PQR दिख रहा है ना। अगर दोनों ट्रायंगल मान लो बाबू आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, सॉरी कॉन्ग्रुएंट नहीं, अभी तो हम कंडीशन के ऊपर बात कर रहे हैं। अगर मान लो इस ट्रायंगल का तीनों साइड उस ट्रायंगल के तीनों साइड के बराबर है तो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है। तो यदि मान लो यहाँ पर SSS रूल ये बोलता है कि इस ट्रायंगल का मान लो AB साइड उस ट्रायंगल के PQ के बराबर है, इस ट्रायंगल का AC साइड उस ट्रायंगल के PR साइड के बराबर है, इस ट्रायंगल का BC साइड उस ट्रायंगल के QR साइड के बराबर है, तो आपस में दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। जब आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो इनका एंगल भी बराबर हो जाएगा। तो SSS रूल में ये बोलता है कि यदि पहले ट्रायंगल का तीनों साइड दूसरे ट्रायंगल के तीनों करस्पॉन्डिंग साइड के बराबर हो तो दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं और उनका करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होता है। यानी यहाँ से आप ये SSS रूल में ये बोल सकते हो कि एंगल A बराबर एंगल P, एंगल B बराबर एंगल Q, एंगल C बराबर एंगल R। क्लियर है? मिस्टेक नहीं है ना। देखो तो A P के बराबर हो रहा है, B Q के बराबर, C R के बराबर हो रहा है। ये पहला नियम होता है साइड 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 रूल। यदि नहीं, देखो साइड साइड रूल में मैं ये कंडीशन दे रहा हूँ कि यदि जो दो ट्रायंगल का यदि साइड आपस में बराबर है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड, तो एंगल भी बराबर होगा। समझ में आ रहा है? देखो क्या है, मैंने देखो सुनो, तुम समझ नहीं पा रहे हो। पहला नियम होता है साइड 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 रूल, ठीक है। यानी पहले ट्रायंगल का
तीनों भुजाएं दूसरे ट्रायंगल के तीनों कोरस्पॉन्डिंग भुजाएं की यदि बराबर होगा तो उसका प्रत्येक एंगल आपस में बराबर होता है। मैंने ये बताया, मैंने ये कंडीशन दिया कि पहले ट्रायंगल का यदि प्रत्येक साइड दूसरे ट्रायंगल के प्रत्येक कॉरस्पॉन्डिंग साइड के बराबर होगा, यानी ऐसा नहीं है कि ए बी बराबर क्यू आर हो जाएगा, ए बी बराबर पी क्यू ही होगा, ठीक है, क्योंकि इसके कॉरस्पॉन्डिंग पी क्यू है, ए बी के कॉरस्पॉन्डिंग पी क्यू है। तो यदि पहले ट्रायंगल का प्रत्येक 3 साइड दूसरे ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग 3 साइड के बराबर होगा तो उस परिस्थिति में पहले ट्रायंगल का सारा एंगल पहले ट्रायंगल का प्रत्येक कोण दूसरे ट्रायंगल के प्रत्येक करस्पॉन्डिंग कोण के बराबर होगा, ठीक है। यानी एंगल ए बराबर एंगल पी, एंगल बी बराबर एंगल क्यू, एंगल सी बराबर एंगल आर। ये साइड से साइड रूल बोलता है, ठीक है, क्लियर है। इरेज कर दूं क्या बाबू, क्या हो गया, समझ में आ रहा है ना। ओ देखो दूसरा होता है बाबू साइड एंगल साइड रूल। साइड एंगल साइड रूल क्या होता है, जैसे मान लो मैंने 2 ट्रायंगल ड्रॉ किया ए बी सी और मैंने यहाँ पर पी क्यू आर ड्रॉ किया, ठीक है बाबू। ठीक है, मान लो ट्रायंगल ए बी का साइड ए बराबर साइड पी क्यू है, ट्रायंगल पी क्यू आर का साइड पी क्यू है। यहाँ पर देखो ए सी बराबर क्या है बाबू, पी आर है, दोनों का एंगल आपस में बीच का एंगल बराबर है। यानी पहले ट्रायंगल का पहले त्रिभुज का पहला साइड दूसरे ट्रायंगल का करस्पॉन्डिंग साइड के बराबर हो रहा है, पहले साइड के बराबर हो रहा है। यानी ए बी का करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, पी क्यू है। यदि ए बी बराबर पी क्यू, कंडीशन मैं बता रहा हूँ, यदि ए बी बराबर पी क्यू, ए सी बराबर पी आर, दोनों का बीच का कोण भी बराबर है तो दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होगा, सर्वांगसम होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। और फिर इससे क्या हम निकाल लेंगे अब कि अगर दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गया तो बी सी भी क्यू आर के बराबर हो जाएगा, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर होगा, एंगल सी एंगल आर के बराबर होगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ। मैंने ये बोला कि अगर मान लो पहले वाले ट्रायंगल का 2 साइड और उनके बीच का कोण दूसरे ट्रायंगल के 2 करस्पॉन्डिंग साइड और उनके बीच के कोण के बराबर हो रहा है तो दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होगा बाबू, कॉन्ग्रुएंट होगा, सर्वांगसम होगा। और बाकी रिमेनिंग साइड्स दोनों ट्रायंगल का आपस में बराबर होगा और रिमेनिंग एंगल्स दोनों ट्रायंगल का आपस में बराबर हो, करस्पॉन्डिंग एंगल और करस्पॉन्डिंग साइड। ये क्लियर आना है, ये नहीं कि एंगल बी बराबर एंगल आर लिख देना, नहीं, एंगल बी का करस्पॉन्डिंग एंगल क्यू है तो एंगल बी बराबर एंगल क्यू होगा, ठीक है। एंगल सी का करस्पॉन्डिंग एंगल आर है तो एंगल सी बराबर एंगल आर होगा, ठीक है। थोड़ा सा फास्ट चल रहा है ना, दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि आज ख़त्म करना चाहते हैं इसको। हाँ, इसको एकदम उड़ा देते हैं आज, उसके बाद से अगली क्लास में सारा प्रैक्टिस करा के और फिर नया टॉपिक लेके आएंगे, ठीक है। और मान लो 10-15 मिनट। देखो तीसरा होता है बाबू आपका एंगल साइड एंगल रूल, ठीक है, एंगल साइड एंगल रूल। देखो जैसे मैंने 2 ट्रायंगल ड्रॉ किया, ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है बाबू। अब मैंने दूसरा ट्रायंगल ड्रॉ किया, ट्रायंगल पी क्यू आर, क्लियर है, ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल पी क्यू आर। अब देखो इस ट्रायंगल का मान लो 2 एंगल बराबर हो, सपोज दैट 2 एंगल बराबर हो। मैंने कौन सा 2 एंगल लिया, मान लो एंगल बी ले लिया, एंगल बी बराबर एंगल क्यू ले लिया, ठीक है बाबू। एंगल सी बराबर मैंने एंगल आर ले लिया, ठीक है। एंगल बी बराबर मैंने क्यू लिया, एंगल सी बराबर एंगल आर लिया और दोनों के बीच का साइड यानी पी क्यू बराबर बी सी बराबर क्यू आर ले लिया। कंडीशन है, कंडीशन ये है कि पहले ट्रायंगल का कोई 2 एंगल उनके बीच का साइड, दूसरे ट्रायंगल का कोई 2 एंगल और उनके बीच का साइड यदि आपस में बराबर हैं तो ये ट्रायंगल आपस में क्या होगा, सर्वांगसम होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। अब जब दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होगा तो सब कुछ बराबर होगा। एंगल ए बराबर क्या होगा बाबू, एंगल पी, ए बी बराबर क्या होगा, पी क्यू, ए सी बराबर क्या होगा, पी आर। समझ में आ रहा है ना, मैंने कंडीशन डाल रहा है। देखो एंगल साइड एंगल रूल ये बोलता है कि कोई 2 ट्रायंगल है, पहले ट्रायंगल का कोई 2 एंगल ले लो, उनके बीच का साइड ले लो, दूसरे ट्रायंगल का कोई 2 एंगल ले लो, उनके बीच का साइड ले लो। ये देखो कि दोनों आपस में करस्पॉन्डिंग होना चाहिए।
जैसे यहाँ पर एंगल बी लिए हो तो यहाँ भी एंगल क्यू लो, इससे कोरस्पॉन्डिंग एंगल। यहाँ एंगल सी ले रहे हो तो यहाँ पर एंगल आर लो, इससे कोरस्पॉन्डिंग एंगल। और दोनों के बीच का साइड यहाँ बी सी ले रहे हो तो यहाँ पर दोनों के बीच का साइड क्यू आर ले लो, ठीक है। तो आपस में क्या होगा, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा तो प्रत्येक एंगल आपस में बराबर हो जाएगा, यानी एंगल ए एंगल पी के बराबर हो जाएगा, ए बी पी क्यू के बराबर हो जाएगा, ए सी पी आर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। एक लास्ट होता है आर एच एस रूल, उसको भी बता देते हैं। एक होता है बाबू आपका आर एच एस रूल, ठीक है। इसको बोलते हैं राइट हाइपोटेनस साइड। मैंने एक देखो इसका मैं समझा देता हूँ। देखो होता क्या है, मान लो मैंने दो राइट एंगल ड्रॉ किया, राइट एंगल ट्रायंगल मैंने दो ड्रॉ किया। एक ट्रायंगल ए बी सी है बाबू, और मान लो मैंने एक दूसरा एंगल ड्रॉ किया, ट्रायंगल ड्रॉ किया पी क्यू आर, ठीक है बाबू, क्लियर है। सीधा बैठ के लिखो, उधर बैठ के लिख रहे हो, क्या हुआ, पैर लंबा है क्या तुम्हारा? अच्छा दिख नहीं रहा है, ठीक। देखो ये एंगल 90 है बाबू, ये भी 90 है। अब देखो ये जो दो ट्रायंगल है दोनों क्या है बाबू, समकोण त्रिभुज है। मैंने आपको बताया था समकोण त्रिभुज क्या होता है। जो भी बच्चे पिछले क्लास में आए थे या फिर यूट्यूब पे वीडियो जाके देखना, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। अब देखो जो ट्रायंगल ए बी सी है, ट्रायंगल पी क्यू आर, मैंने दो राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किया है। अब देखो क्या होता है कि एक साइड ले लो, एक हाइपोटेनस और एक राइट एंगल ट्रायंगल, यही ना होता है राइट हाइपोटेनस साइड। तो मान के चलो मैंने ये एंगल ले लिया, यहाँ पर एक एक एंगल बराबर है, एक एक साइड भी मान लो बराबर है, ए बी बराबर पी क्यू, और इनका हाइपोटेनस भी बराबर है, राइट हाइपोटेनस साइड या राइट हाइपोटेनस साइड, ठीक है, क्लियर है। या कोई भी ले लो ना, आप इसे ही ले लो। देखो दो ट्रायंगल है, एक एक एंगल 90 है, बराबर है, यानी एंगल बी बराबर एंगल क्यू है। पहला कंडीशन ये दे रहे हैं। दूसरा कंडीशन दे रहे हैं कि एक एक साइड बराबर है, मान लो बी सी बराबर क्यू आर है, और आपका हाइपोटेनस भी बराबर है, यानी ए सी की बराबर पी आर है। यानी जो दो ट्रायंगल है, पहले ट्रायंगल का एक एंगल 90 डिग्री का, दूसरे ट्रायंगल का एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए। दूसरा इसका जो रूल का कंडीशन है कि इसका हाइपोटेनस आपस में बराबर होना चाहिए। तीसरा एक एक साइड भी बराबर होना चाहिए। तो दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा, सर्वांगसम होगा। जब दोनों सर्वांगसम होगा, दोनों कॉन्ग्रुएंट होगा, तो मैंने क्या बताया था, इसका प्रत्येक एंगल उसके प्रत्येक एंगल के बराबर हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल प्रत्येक साइड प्रत्येक करस्पॉन्डिंग साइड के बराबर हो जाएगा। अब देखो जब दोनों ट्रायंगल आपस में वो कॉन्ग्रुएंट हो गया तो एंगल ए बराबर एंगल पी, ठीक है, एंगल सी बराबर एंगल आर, और आपका ए बी बराबर पी क्यू, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है ना। तो ये आपका कॉन्ग्रुएंसी का कंसेप्ट मैंने डिस्कस कर दिया।